नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं अर्थशास्त्र पाठ 6 वैश्वीकरण। दोस्तों इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में आप उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है वैश्वीकरण को कहा जाता है। दोस्तों वैश्वीकरण को कहा जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है भूमंडलीकरण। दोस्तों वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी टाटा। दोस्तों भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ जाएगी। दोस्तों वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्यटन। दोस्तों वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है तो पर्यटन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है। दोस्तों इनमें से क्या वैश्वीकरण के दोष नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उद्यमियों को प्रोत्साहन। दोस्तों वैश्वीकरण का दोष नहीं है उद्यमियों को प्रोत्साहन। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों प्रतिस्पर्धी उत्तरवादी नीतियां विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता उद्देश्य है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता उद्देश्य वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, औद्योगिकी का मुक्त प्रवाह इनमें से सभी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। दोस्तों नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र को देखा गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं। दोस्तों भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्यरत रहते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राहक सेवा के लिए। दोस्तों भारत में स्थित कॉल सेंटर ग्राहक सेवा के लिए उद्देश्य में कार्यरत रहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं वैश्वीकरण। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12।
विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 164। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। व्यापार पूंजी तकनीकी एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैश्वीकरण। दोस्तों व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रोत्साहन से प्रभाव से प्रोत्साहन मिलता है तो वैश्वीकरण को। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है जुलाई 1991 को। दोस्तों आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम जुलाई 1991 को शुरू हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टोटल 85। दोस्तों देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो 85%। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। संयुक्त पूंजी वाले कंपनियों में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 51%। दोस्तों संयुक्त पूंजी वाले कंपनी में पूंजी का कितना प्रतिशत भाग सरकार के पास होता है, तो इसका सही जवाब है 51%। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का करने वाली संस्था कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का कार्य करने वाली संस्था इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। सन 2009 तक विश्व की वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिर्फ 2%। दोस्तों सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2% है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शॉपिंग मॉल। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार में। दोस्तों बिहार राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। उदारीकरण का तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विस्तार। दोस्तों उदारीकरण का तात्पर्य निजी क्षेत्रों के उद्योगों का विस्तार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24।
इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? दोस्तों इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टाटा। दोस्तों इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो टाटा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है बेंगलुरु। दोस्तों हमारे देश का बेंगलुरु शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 147%। दोस्तों बिहार में कुल 147% निवेश में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। नई आर्थिक नीति के घटक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। दोस्तों नई आर्थिक नीति के घटक हैं तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देशों में निवेशित का सबसे सामान्य तरीका है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 30। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोका कोला। दोस्तों पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डाबर। दोस्तों भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका का। दोस्तों पूरे विश्व में आर्थिक सर्वोच्च अमेरिका का है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। निजीकरण का क्या तात्पर्य है? दोस्तों निजीकरण का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्रों के हाथों हस्ताक्षरित करना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टाटा। दोस्तों निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? दोस्तों वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आधुनिक। दोस्तों वैश्विक गांव आधुनिक युग की अवधारणा है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आपका वैश्वीकरण पाठ समाप्त होता है। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।